हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 14 दिसंबर से हमारे सीटेट के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए आज सीटेट के कुछ प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं, जो कि हमारे सीटेट में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग सीटेट की इंग्लिश की सीडीपी से रिलेटेड जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है लर्निंग आउटकम एम्स एट, यानी जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो किस तरह, उसका क्या एम है, यानी लर्निंग आउटकम का क्या एम है। आउटपुट ओरिएंटेड लर्निंग, यानी जो हमारा लर्निंग आउटकम है, क्या उसका मतलब ये है कि हमारा आउटपुट ओरिएंटेड लर्निंग होती है वो, या अचीविंग मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, या लर्निंग के जो मिनिमम लेवल्स हैं उनको अचीव करना होता है, या अचीविंग मैक्सिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, या लर्निंग के जो मैक्सिमम लेवल्स हैं हम उनको अचीव करते हैं, या हमारा जो ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन होगा डी, इंश्योरिंग ऑल द कॉम्पिटेंसीज आर रिक्वायर्ड बाय द लर्नर। यानी बच्चों आउटपुट ओरिएंटेड लर्निंग ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। अचीविंग मिनिमम लेवल्स ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अचीविंग मैक्सिमम लेवल, एक बच्चे को बहुत मैक्सिमम लेवल की लर्निंग कराई जाए, ऐसा भी नहीं। हमारी लर्निंग कैसी होनी चाहिए जिसमें हम इंश्योर कर पाए, क्या इंश्योर कर पाए, लर्निंग की जितनी हमारी कॉम्पिटेंसीज हैं, जो बच्चा सभी लर्निंग को अक्वायर कर पाए, यानी जो लर्निंग की सारी हमारी कॉम्पिटेंसीज हैं उन सभी को हमारा बच्चा अक्वायर कर पाए। तो हमारा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। आइए बच्चों चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एरर इन लैंग्वेज लर्निंग। व्हाट इज नॉट, यहाँ पर क्या पूछा गया है? नॉट पूछा है। तो बच्चों जब भी किसी क्वेश्चन में नॉट आए तो आप उसको बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एरर्स इन लैंग्वेज। एरर के लिए लैंग्वेज लर्निंग में क्या सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है? एरर्स आर क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। तो ये भी बात सही है कि जो हमारे एरर्स हैं दे आर क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि ये इंपॉर्टेंट हैं। एरर्स जो हैं वो हमारे लैंग्वेज लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? एरर्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी जो हमारे एरर्स हैं वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में, अक्वायर करने में, यानी सेकेंड लैंग्वेज को अक्वायर करने में या सीखने में हमारी मदद करते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है? एरर्स हिंडर द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। थर्ड ऑप्शन हमारा कहता है जो हमारे एरर हैं वो लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में क्या करते हैं? बाधा उत्पन्न करते हैं। हिंडर मीन्स बाधा, बाधा उत्पन्न करते हैं। हमारा डी ऑप्शन क्या कहता है? एरर्स आर नॉट ऑलवेज बैड एंड हेल्प इन लर्निंग। हमारा चौथा ऑप्शन कहता है जो हमारे एरर्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं? हमेशा गलत नहीं होते, बुरे नहीं होते, और वो हमारे लैंग्वेज लर्निंग में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो ये भी बात सही है कि अगर बच्चा गलती करता है तो बच्चा गलती से सीखता है, अगर बच्चा गलती नहीं करेगा तो वो सीखेगा कैसे? तो यानी जो एरर्स हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं किसी लैंग्वेज को सीखने में। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। एरर्स हेल्प अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, ये भी हमारा सही है। एरर्स आर क्रूशियल एस्पेक्ट्स, ये भी सही है। पर हमको क्या चाहिए? हमको तो चाहिए नॉट, नॉट का आंसर हमको चाहिए। क्या चाहिए हमको? नॉट का आंसर चाहिए। तो हमारे लिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या चाहिए? व्हाट इज नॉट ट्रू, यानी एरर के लिए क्या सही नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा सी जो होगा ये राइट आंसर होगा, क्योंकि एरर्स हमारे लिए लैंग्वेज लर्निंग में बाधा नहीं बनते हैं, बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि वो हेल्प करते हैं लैंग्वेज लर्निंग में। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा, जो ऑप्शन हमारा नॉट वाला क्वेश्चन है, एरर्स हिंडर द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, तो ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमको नॉट का आंसर चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, हमारी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है यानी सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहला ऑप्शन ए है हमारा, डिसलेक्सिया इज अ रीडिंग डिसऑर्डर। आप लोगों ने डिसलेक्सिया के बारे में पढ़ा होगा। डिसलेक्सिया एक मतलब प्रॉब्लम होती है, इज अ रीडिंग डिसऑर्डर। और डिसग्राफिया इज अ राइटिंग डिसऑर्डर। डिसग्राफिया में क्या होता है, बच्चे को लिखने समस्या आती है। डिसग्राफिया इज अ रीडिंग डिसऑर्डर, तो हमारा ऑप्शन आप यहीं से एलिमिनेट कर सकते हैं, डिसग्राफिया इज अ रीडिंग डिसऑर्डर। तो ये गलत होता है हमारा ऑप्शन, क्योंकि डिसग्राफिया जो है वो राइटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है। डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया इज अ राइटिंग डिसऑर्डर, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि जो हमारा डिसलेक्सिया है वो क्या है, ये हमारा ऑप्शन होगा डी। तो ये जो डिसलेक्सिया है ये क्या होगा, इज अ राइटिंग डिसऑर्डर, तो ये राइटिंग डिसऑर्डर नहीं है, ये हमारा डिसलेक्सिया क्या होता है, रीडिंग डिसऑर्डर, और डिसग्राफिया होता है हमारा राइटिंग डिसऑर्डर। तो हमसे पूछा क्या गया है, इसमें से हमारी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हम यहाँ से अपने ऑप्शन को देखेंगे। तो हमारा ऑप्शन ए और बी जो है वो करेक्ट होगा, तो जहां हमारा ऑप्शन ए और बी होगा वही करेक्ट होगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। सी और डी हमारा क्या है, गलत है। ए, खाली ए सही नहीं है, बी भी सही है, ओनली बी एंड डी आर करेक्ट, तो ये भी हमारा गलत होता है। तो हमारा ऑप्शन ए और बी सही है, क्योंकि डिसलेक्सिया एक रीडिंग डिसऑर्डर है और डिसग्राफिया एक राइटिंग डिसऑर्डर है। तो आइए बच्चों हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रिसेप्टिव स्किल्स इन लैंग्वेज रेफर्स टू, जो हमारी रिसेप्टिव स्किल है लैंग्वेज में वो किस चीज को रेफर करती है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल। और हमारा चौथा ऑप्शन क्या है, स्पीकिंग एंड रीडिंग स्किल। तो आपने इस चीज के बारे में पढ़ा होगा बच्चों, LSRW के बारे में पढ़ा होगा। LSRW क्या होता है बच्चों, L से होता है हमारा लिसनिंग, लिसनिंग स्किल। S से हमारी होती है स्पीकिंग स्किल। R क्या होता है, रीडिंग। W हमारा राइटिंग स्किल होता है। तो ये हमारी 4 स्किल होती हैं बच्चों LSRW, जिसमें हमारा L और R जो है बच्चों, ये हमारा क्या होता है, रिसेप्टिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल। और हमारा स्पीकिंग और राइटिंग जो है हमारा क्या होता है, प्रोडक्टिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल्स। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, जब हम कुछ सुनते हैं, अब आप इस बात को समझ लीजिए, लिसनिंग और रीडिंग, जब आप किसी चीज को सुनते हैं तो आप क्या होते हैं, पैसिव होते हैं, इसको हम पैसिव स्किल भी कहते हैं, इसको हम पैसिव स्किल भी कहते हैं। मान लीजिए कोई टीचर आपको जब कभी पढ़ाता है तो क्या होता है, आप चुपचाप बैठ के उसकी बात को सुनते रहते हैं, यानी उसको ग्रहण करते हैं, सिर्फ सुनते हैं और अपने अंदर उसको अर्जन करते हैं। तो ये आपकी क्या होती है, रिसेप्टिव स्किल। यहाँ पर आप क्या होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, यहाँ पे आप पैसिव होते हैं, क्योंकि आप उस चीज को सुन रहे होते हैं और कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं। उसी तरह आपकी जो रीडिंग स्किल है, आपकी बुक होती है, बुक को आप पढ़ते हैं, उसको रीड करते हैं, पर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप एक्टिव नहीं है, वहां पर भी आप क्या कर रहे हैं, चीजों को रिसीव कर रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं या उनको ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन उसी जगह जब आप स्पीकिंग और राइटिंग की बात करते हैं, तो आप बोलते हैं या जब आप लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने आप
एक्टिव होते हैं और अपने मन में जो भी आपके चल रहा होता है, आप अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को क्या करते हैं, लिखते हैं। मान लीजिए किसी टीचर ने आपको बोला कि आपको इस चीज पे एस्से लिखना है, किसी भी टॉपिक पे एस्से लिखना है, तो आप क्या करते हैं बच्चों, आप अपने मन में किसी चीज को सोचते हैं और सोच के क्या करते हैं, उस चीज को लिखते हैं। और लिखना क्या होता है, प्रोडक्टिव स्किल है, मतलब वो आप अपने अंदर से लिख के बाहर करें, यानी आप एक्टिव हो रहे हैं वहां पे। और स्पीकिंग, जब आप किसी बात को बोलते हैं तो बोलने से पहले क्या होते हैं, आप एक्टिव होते हैं, क्योंकि आप उस चीज के बारे में पहले सोचते हैं, फिर आप उसको बोलते हैं, तो यहाँ पर आप एक्टिव होते हैं। तो ये आपकी जो S और W होती है आपकी प्रोडक्टिव स्किल है, और L और R यानी लिसनिंग और राइटिंग जो है आपकी ये रिसेप्टिव स्किल्स हैं। तो यहाँ पर हमें क्या आंसर करना है, यहाँ पर बच्चों हमें आंसर करना है हमारी रिसेप्टिव स्किल कौन सी है, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो यहाँ पर लिसनिंग तो हमारी रिसेप्टिव है पर स्पीकिंग हमारी प्रोडक्टिव है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट हमारा लिसनिंग एंड रीडिंग, यानी सुनना और पढ़ना, ये भी हमारी क्या है, यही हमारी रिसेप्टिव स्किल। हम सुन रहे हैं और हम रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या है, पैसिव हैं, हम एक्टिव नहीं है, तो यही हमारी रिसेप्टिव स्किल है। यहाँ पर हम चीजों को ग्रहण करते हैं। स्पीकिंग एंड राइटिंग, यहाँ पर एक आपकी क्या है, ये आपकी दोनों क्या है, ये आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। और आपकी स्पीकिंग एंड रीडिंग, तो यहाँ स्पीकिंग आपकी क्या है, प्रोडक्टिव स्किल है, और रीडिंग आपकी रिसेप्टिव है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, लिसनिंग और रीडिंग। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी यहाँ पे नोट दिया हुआ है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ऐसा कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं है जिसे आप नहीं देख सकते। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ हमारा पहला ऑप्शन क्या कहता है, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। तो मैगजीन और न्यूज़पेपर को तो क्या कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट होता है। उसके बाद क्या है हमारा रेडियो ब्रॉडकास्ट। क्या आप रेडियो ब्रॉडकास्ट को देख सकते हैं, नहीं देख सकते, आप इसको क्या करते हैं, सुन सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है, नॉट अ विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसे आप देख नहीं सकते। तो हमारा सही ऑप्शन होता है रेडियो ब्रॉडकास्ट, क्योंकि रेडियो ब्रॉडकास्ट को आप सुन सकते हैं, ये ऑडिबल है, आप इसे सुन पाएंगे। रेफरेंस बुक, इन्हें भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट होता है। और पिक्चर चार्ट, पिक्चर चार्ट को भी आप लोग देख सकते हैं, तो ये भी हमारा एलिमिनेट होता है। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, रेडियो ब्रॉडकास्ट। ठीक है बच्चों, आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, अ टीचर इन द क्लासरूम introduces the topic and asks the students to quickly think of an idea and note them down before writing an article on the topic. What is the teacher doing in the classroom? तो यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा गया है कि एक क्लास टीचर अपने क्लासरूम में क्या करती है, इंट्रोड्यूस करती है एक टॉपिक, अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करती है और क्या बोलती है, क्विकली क्या करें, एक आइडिया को सोचें और उसे क्या करें, राइट देम डाउन बिफोर राइटिंग एन आर्टिकल। तो कोई आर्टिकल लिखने के लिए टीचर ने बच्चों को दिया है और उन आइडियाज को लिखने को कहती है, उनको लिखने से पहले क्या कहती है कि उनको किसी चीज पे नोट करो। ठीक है, तो इस चीज को क्या कहते हैं टीचर, व्हाट इज द टीचर डूइंग इन द क्लासरूम। तो टीचर क्लासरूम में क्या करना चाह रही है, क्या करा रही है, कि सडनली अचानक से कभी टीचर आपकी क्लास में आती है और बोलती है कि मैं आपको ये टॉपिक दे रही हूँ और आपको इस टॉपिक पे एक आर्टिकल लिखना है, तो बोलती है जल्दी से आप उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जल्दी से आप नोट करिए। तो इससे क्या होता है, आपके दिमाग में क्या चलता है, उस आइडिया से रिलेटेड जल्दी जल्दी नए नए थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं और जल्दी जल्दी आप उनसे रिलेटेड क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स को लिखते हैं। तो उसी चीज को आपसे पूछा गया है कि उसे हम क्या कहते हैं, उस आइडिया को हम क्या कहते हैं।
क्या हम उसे ड्रिल कहते हैं? ड्रिल का मतलब क्या होता है बच्चों? ड्रिल का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, किसी चीज को बार बार दोहराना। असेसमेंट क्या होता है? इवैल्यूएट करना, है ना, बच्चों का इवैल्यूएशन करना। तो यहाँ पर हम इवैल्यूएशन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो उस आइडिया की बात कर रहे हैं। या ब्रेनस्टॉर्मिंग कहेंगे या चेकिंग लिस्ट। चेकिंग लिस्ट भी हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों ना ही हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना ही हम यहाँ पर असेसमेंट कर रहे हैं, और ना ही हम यहाँ पर किसी लिस्ट को चेक कर रहे हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? जब टीचर आपको कोई ऐसा टॉपिक देती तो जल्दी जल्दी आपके दिमाग में एक आइडियाज आता है, बहुत सारे आइडियाज आते हैं बहुत जल्दी, जैसे एक तूफान टाइप का आपके दिमाग में चलता है। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। जब बच्चे जल्दी जल्दी किसी आइडिया को अपने दिमाग में लाते हैं और उसी चीज पे लिखना शुरू करते हैं, उस चीज को हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो आपका सही ऑप्शन होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रिडल्स, पजल्स, क्रॉसवर्ड्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन इंग्लिश टेक्स्ट बुक टू। यानी रिडल्स, पजल्स और क्रॉसवर्ड पजल्स जो आपके होते हैं, इनको हम लोग इंग्लिश टेक्स्ट बुक में क्यों इंक्लूड करते हैं? रिडल्स मीन्स होता है पहेलियां, ठीक है बच्चों। तो इनको हम इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? इनका क्या कारण है जिसकी वजह से हम इन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं? तो यहाँ पर पहला हमारा ऑप्शन ए कहता है डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी। क्या? क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी बच्चों में, ठीक है, यानी रीजनिंग की एबिलिटी। अगला हमारा ऑप्शन बी क्या कहता है? डेवलप द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंसी। अब रिडल, पजल और क्रॉसवर्ड से तो बच्चा कम्युनिकेट तो नहीं कर रहा है, यहाँ कम्युनिकेशन की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, यानी ये ऑप्शन हमारा क्या होता है? ये ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट, हेल्प देम अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बुक विद सम फन एलिमेंट। क्या यहाँ पर बच्चों को टेक्स्ट बुक में रिडल्स और पजल्स से बच्चों को फन एलिमेंट्स मिलेंगे, या उनको टेक्स्ट बुक में जो भी लिखा है वो आसानी से अंडरस्टैंड हो जाएगा और उन्हें बहुत एंटरटेनमेंट होगा? ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है? मेक द क्लासरूम एनवायरनमेंट लाइवली एंड फ्रेंडली। कुछ हद तक हम कह सकते हैं सही है कि इससे जब बच्चों को आप पजल या क्रॉसवर्ड देते हैं तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट थोड़ा लाइवली और फ्रेंडली हो जाता है, बच्चे एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सही आंसर की तरफ जाएं तो ये भी हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि जब हम कोई क्रॉसवर्ड, पजल्स और रिडल्स को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों? हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज को रीजन करते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं, थिंक। हम बहुत ज्यादा उन चीजों के बारे में सोचते हैं कि क्या सही वहां पे आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है, बच्चा चीजों को सोच रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है उस चीजों करने में, मतलब रीजनिंग करना चाह रहा है बच्चा। क्या कर रहा है बच्चा? यहाँ रीजनिंग कर रहा है, किसी चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट। तो रिडल और पजल को सॉल्व करने से बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी आती है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज विजुअल डेफिशिएंसी एज अ लैंग्वेज टीचर यू विल। यहाँ हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी क्लास का एक बच्चा है जिसको क्या है? विजुअल डेफिशिएंसी है, यानी वो बच्चा, उसको देखने में समस्या है, उसको विजुअल डेफिशिएंसी है, उसको सही से दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे बच्चे के लिए आप क्या करेंगे? बीइंग अ क्लास टीचर आप इस टाइप के बच्चे के साथ क्या करेंगे? ऑप्शन ए, गिव दैट चाइल्ड अ स्पेशल ट्रीटमेंट विद सिंपैथी। क्या हम उस बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे सिंपैथी के साथ? मतलब उस बच्चे को सिंपैथी मतलब होता है जैसे हम किसी को बोले बेचारा और इस टाइप की चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज गलत है। उस बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है, ना ही उसको हमें बेचारा बनाना है, सिंपैथी दिखानी। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होता है? गलत होता है। एक्सक्यूज द चाइल्ड टू परफॉर्म लोअर देन अदर। अगर वो बच्चा दूसरे बच्चों से कम परफॉर्म करता है, कम अच्छा परफॉर्म करता है,
तो उस बच्चे को एक्सक्यूज कर देंगे। तो ये चीज गलत है, ये भी हमको नहीं करना है। हेल्प एंड आस्क हिज और हर peers to assist in routine class work। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि उस बच्चे के जो पीयर यानी जो उसके साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनसे हम ये कहें कि उस बच्चे को क्लास के वर्क में असिस्ट करें या उसकी हेल्प करें। तो हमको ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि हमें उस बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, ना कि उसको किसी से मदद करवाना है या उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। हमारा ऑप्शन डी क्या कहता है, ट्रीट द चाइल्ड नॉर्मली एंड सपोर्ट थ्रू ऑडियो मटेरियल। उस बच्चे को हमको क्या करना है, उसको नॉर्मल बच्चों की तरह ही ट्रीट करना है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है, उसको सपोर्ट करना है। किस चीज से सपोर्ट करेंगे हम, ऑडियो मटेरियल से। अगर उस बच्चे को देखने में प्रॉब्लम होती है तो हम क्या कर सकते हैं, उस बच्चे को बोल बोल के, उस बच्चे के लिए हम बोल के चीजों को समझा सकते हैं, क्योंकि उस बच्चे को सुनने में समस्या नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या करेंगे, ऑडियो मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा ऑप्शन टी करेक्ट है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की चिल्ड्रेन लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स एज अ लैंग्वेज टीचर वन शुड। आप लेव वाइगोस्की के बारे में जानते होंगे, जैसा कि वो सोशल इंटरैक्शन की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने कौन सी थ्योरी दी, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है। किसने, लेव वाइगोस्की ने। तो वो सोसाइटी में सोशल होके सीखने की बात करते हैं। तो उनके अनुसार जब बच्चा किसी सोसाइटी में अपने रह के अपने पीयर से, अपने दोस्तों से इंटरैक्ट करेगा तो वो लैंग्वेज को ज्यादा बेहतर सीखेगा। तो यहाँ पर अगर बच्चा अपने पीयर्स से क्या करता है, इंटरैक्शन करता है, सोशल इंटरैक्शन करता है, तो एज ए लैंग्वेज टीचर आप क्या करेंगे, एज ए लैंग्वेज टीचर आप क्या करेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, प्लान योर लेसन्स where they can sit individually and work to avoid interaction in their talks in the class। तो हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है आप लेसन प्लान करिए कि जिसमें हम बच्चों को इंडिविजुअली बैठाएं, इंडिविजुअली यानी अलग अलग बैठाएं, और अवॉइड करें किस चीज को, इंटरैक्शन को अवॉइड करें। लेकिन वाइगोस्की क्या कहते हैं, वाइगोस्की कहते हैं बच्चा अपनी सोसाइटी में रह के अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्शन करेगा तो ज्यादा बेहतर सीखेगा। तो यहाँ पर तो इंडिविजुअली और इंटरेक्शन को अवॉइड करने की बात हो रही है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत है। अगला हमारा क्या होगा, प्लान लेसन्स दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले एंड डिस्कशन टू अवॉइड इंटरैक्शन। अब यहाँ पे क्या है, हमको लेसन क्या प्लान करना है कि हम प्ले और डिस्कशन को क्या करें, यहाँ पर भी अवॉइड करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या कर रहा है, इंटरैक्शन को अवॉइड करने की बात हो रही। तो यहाँ पर भी यही चीज हो रही कि हम अपने आसपास जो भी हमारे पीयर्स हैं उनसे हम इंटरैक्शन ना करें। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। देन ऑप्शन सी इज यूज incentives, rewards and punishment to maintain discipline in the class। अब यहाँ पे क्या है, इंसेंटिव, रिवॉर्ड और पनिशमेंट को यूज करें जिससे क्लास में क्या हो, डिसिप्लिन मेंटेन हो। तो हम ये ऑप्शन भी हमारा गलत होता है कि हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट बच्चे को देंगे कि अगर वो क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। तो जब बच्चा अपने पीयर से इंटरेक्शन नहीं करेगा तो वो लर्निंग नहीं कर पाएगा सही से। तो हमारा ऑप्शन डी क्या कहता है, प्लान फॉर पेयर एंड ग्रुप वर्क। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, प्लान फॉर पेयर एंड ग्रुप वर्क। यहाँ पे ग्रुप वर्क की बात हो रही है, यानी बच्चे आपस में एक साथ बैठ के क्या करेंगे, ग्रुप वर्क करेंगे, सो दैट दे कैन इंटरैक्ट विद देयर पीयर्स, जिससे वो अपने पीयर्स यानी अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों से इंटरैक्ट कर सके। तो आप क्या करेंगे, तो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे, बच्चों को एक साथ ग्रुप में बिठाएंगे जिससे कि वो ग्रुप में बैठ के इंटरैक्शन करें और अपनी लर्निंग को और इम्प्रूव कर सके। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही ऑप्शन है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज। अगर एक से अधिक भाषा आपको आती है तो इससे क्या होगा। ऑप्शन ए है बिकम्स अ बर्डन टू द टीचर इन द लैंग्वेज
क्लासरूम। क्या अगर आपको एक से अधिक भाषा आती है तो क्या ये लैंग्वेज टीचर पे बर्डन होगा? नहीं, ये लैंग्वेज टीचर पे बर्डन नहीं होगा। अगर आपको एक से ज्यादा भाषाएं आती हैं तो आप किसी भी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। confuses the learners while learning a new language। क्या अगर आपको एक से अधिक भाषा आती है तो क्या लर्नर को वो क्या करती है? कंफ्यूज करती है? नहीं, अगर एक से ज्यादा भाषा आती है आपको तो आप चीजों को और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, ना कि आप कंफ्यूज होते हैं। इज वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। तो जो हमारी एक से अधिक भाषा यानी मल्टीलिंगुअलिज्म है वो लैंग्वेज लर्निंग को और इनहेंस करती है और अच्छा करती है और उसके लिए हेल्पफुल होती है। किस चीज में हेल्पफुल होती है? लैंग्वेज लर्निंग में आपकी मदद करती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा और ये हमारा बी ऑप्शन भी गलत है। कॉजेज इंटरफियरेंस इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। क्या हमारी अगर हमें एक से अधिक भाषाएं आती तो लैंग्वेज लर्निंग में इंटरफियर होता है? नहीं, लैंग्वेज लर्निंग में इंटरफियर नहीं होता बल्कि वो हेल्प करती है नई लैंग्वेज को सीखने में। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की when a child regulates his or her own action। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की के अनुसार जब कोई बच्चा अपने क्या करता है? अपने एक्शन को खुद रेगुलेट करता है, यानी खुद को क्या करता है? गाइड करता है बच्चा with the help of language but that language is not audible to other। मगर वो लैंग्वेज जो है दूसरों को सुनाई नहीं देती। तो यहाँ पे वाइगोस्की जी क्या कहना चाहते हैं? वाइगोस्की जी कहना चाहते हैं कि अगर बच्चा क्या करता है? अपने आप को रेगुलेट करता है, अपने आप को गाइड करता है बोल बोल के, अपने आप में बोल बोल के क्या करता है? वो खुद को गाइड करता है और वो जो बोलता है वो किसी को सुनाई नहीं देता, ऑडिबल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो लैंग्वेज है जब बच्चा बोलेगा तो किसी को सुनाई नहीं देगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इनर स्पीच कहते हैं या सोशल स्पीच कहेंगे या प्राइवेट स्पीच कहेंगे या ईगोसेंट्रिक स्पीच कहेंगे। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? इनर स्पीच, इनर साइलेंट स्पीच भी इसको कहते हैं। और सोशल स्पीच भी हमारे किसने दी है? वाइगोस्की ने दी है। और प्राइवेट स्पीच भी वाइगोस्की ने दी है। और ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात पियाजे करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन तो टोटली गलत होगा। ये तीनों स्पीचेस जो हमारी है ये हमारी किसके द्वारा दी गई हैं? वाइगोस्की के द्वारा दी गई हैं। वाइगोस्की किसकी बात करते हैं? सोशल स्पीच। सोशल स्पीच का मतलब जब बच्चा अपनी सोसाइटी में अपने आस पड़ोस के लोगों से जब इंटरैक्ट करेगा, उनसे बात करेगा, वो हमारी होती है सोशल स्पीच। और प्राइवेट स्पीच क्या होती है? प्राइवेट स्पीच जो हमारी होती है वो ऑडिबल होती है। ऑडिबल होती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारी जो इनर होती है, इनर स्पीच होती है वो ऑडिबल नहीं होती है। क्या होती है? नॉट ऑडिबल। ये हमारी ऑडिबल नहीं होती। होता क्या है बच्चों, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो हमारी प्राइवेट स्पीच होती है इसमें बच्चा क्या करता है? बोलता है। जैसे बच्चा कभी कभी खेलता है, आप देखते होंगे बच्चा खेलता है तो अपने आप से बच्चा बातें करता है, अपने आप को गाइड करता है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा। तो बच्चा अपने आप से बात करता है उस टाइम। और ये स्पीच क्या होती है? हम लोगों को सुनाई देती है। बच्चा बोलता रहता है पर हम लोगों को ये सुनाई देती, पर बच्चे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस स्पीच को कोई सुन रहा है। बच्चे को इस चीज से कोई मतलब नहीं होता है। इनर स्पीच में बच्चा गाइड करता है खुद को, लेकिन वो अपने मन में बोलता है, जिससे हमारे आस पड़ोस जो कोई भी बैठा होता है उसको वो इनर स्पीच सुनाई नहीं देती है। तो ये होती है हमारी इनर स्पीच। और यहाँ पर हमको क्या बताना है? इनर स्पीच जो कि ऑडिबल नहीं है। ठीक, तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है?
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बच्चों यहाँ पर हमको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को, सही स्टेटमेंट को चूज करना है। ऑप्शन ए क्या कहता है, फर्स्ट लैंग्वेज इज अक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग। क्या बच्चों हमें फर्स्ट लैंग्वेज जो हम सीखते हैं, अपनी मदर टंग को जो हम सीखते हैं, वो हमें ट्रेनिंग दी जाती नहीं, वो हमें ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वो बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से उसे अक्वायर कर लेता है। बच्चे के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो उस लैंग्वेज को खुद से अपने वातावरण से ग्रहण कर लेता है। तो ये ऑप्शन गलत है, लर्न नहीं करनी होती, हमें उसकी ट्रेनिंग नहीं देनी होती। फर्स्ट लैंग्वेज इज अक्वायर्ड इन स्कूल। क्या हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को स्कूल में अक्वायर करते? नहीं, स्कूल तो हमारा सेकेंडरी है। फर्स्ट लैंग्वेज तो बच्चा अपने घर में, अपने आस पड़ोस से सीखता है, तो वो लैंग्वेज हम स्कूल में नहीं सीखते हैं। जब हम घर में वो लैंग्वेज सीखते हैं तो ये ऑप्शन हमारा गलत होता है। अगला हमारा क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज नेचुरल प्रोसेस। तो जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन होती है बच्चों, ये हमारा ऑप्शन सी होगा यहाँ पे करेक्ट, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो नेचुरल प्रोसेस है, जिसे बच्चा अपने एनवायरनमेंट से ग्रहण कर लेता है। अपने आप बच्चे के अंदर भाषा अर्जन करने की एक क्वालिटी होती है, जिससे बच्चा उस भाषा को खुद ब खुद अपने वातावरण से अर्जित कर लेता है। तो बच्चे के अंदर फर्स्ट लैंग्वेज को क्या होती है, एक्विजिशन की क्वालिटी होती है, नेचुरल प्रोसेस है ये। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही होता है। और डी ऑप्शन हमारा क्या कहता है, फर्स्ट लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू कॉन्शियस एफर्ट ऑफ द चाइल्ड। तो फर्स्ट लैंग्वेज में बच्चे को एफर्ट नहीं करना पड़ता है, वो नेचुरल प्रोसेस है जो बच्चा अपने आप सीख लेता है। तो हमारा डी ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग है, सही ऑप्शन हमारा सी है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है, होम लैंग्वेज इज डैश इन अ नेचुरल वे। हमारी होम लैंग्वेज क्या है, नेचुरल वे में हमारी होम लैंग्वेज क्या है, अक्वायर्ड है, जिसे हम अपने वातावरण के थ्रू अक्वायर, नेचुरली अक्वायर कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ना तो वो सिखाई जाती है, ना वो प्रमोट की जाती है, और ना ही वो लर्न की जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम अक्वायर करते हैं। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, द आइडिया ऑफ प्राइवेट स्पीच that is self-directed speech that children use to plan and guide their own behavior is given by। यानी जो हमारा आइडिया है प्राइवेट स्पीच का, ठीक, जिसमें बच्चा खुद को गाइड करता है। क्या करता है बच्चा, गाइड करता है, प्लान करता है अपनी चीजों को, अपने बिहेवियर को डायरेक्ट करने के लिए, अपने आप को क्या करता है बच्चा, गाइड करता है। तो ये लैंग्वेज किसने दी है, प्राइवेट स्पीच के बारे में किसने बात कही? अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों आपको बताया था कि जो हमारी प्राइवेट स्पीच है ये लेव वाइगोस्की के द्वारा दी गई है, जीन पियाजे के द्वारा नहीं दी गई है। जीन पियाजे क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात करते हैं। जेरोम ब्रूनर भी यहाँ पर गलत है, और नॉम चॉम्स्की भी नहीं होंगे। प्राइवेट स्पीच की बात लेव वाइगोस्की करते हैं। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वी रीड अ टेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इट इज कॉल्ड। अगर हम कोई टेक्स्ट रीड करते हैं और जिसमें हमको क्या चाहिए, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तब हम किस चीज की बात करेंगे, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या होता है बच्चों, स्कीमिंग में जैसे हम किसी चीज को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और उसको समराइज कर लेते हैं। जैसे एक कहानी आपने दी, उसको जल्दी जल्दी से हमने पढ़ा और उस कहानी को समराइज कर दिया, यानी ओवरऑल व्यू, ओवरऑल उसका जो व्यू है वो निकालना, या उसकी जिस्ट, जिसको जिस्ट कहते हैं, यानी आप उस चीज को छोटे में ही समराइज कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं ओवरऑल व्यू, उसमें क्या है, मतलब आप ये समझ लेते हैं कि उस चीज में एग्जैक्टली है क्या, तो उसे कहते हैं हम स्किमिंग। स्कैनिंग किसको कहते हैं, जब आप किसी चीज को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और उसमें से वही इंफॉर्मेशन आप निकालते हैं जिसकी आपको आवश्यकता होती है, वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप
निकालते हैं। जैसे आप कोई बहुत बड़ा सा पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें से आपको क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसमें से आप उस चीज को निकालेंगे, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, स्कैनिंग यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। और एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है, एक्स्ट्रापोलेशन होता है किसी चीज को इमेजिन करना, कि कोई चीज अभी नहीं हुई है, आगे फ्यूचर में आने वाले समय में कोई चीज होगी, वो कैसे होगी, ऐसे होगी, या मतलब किस तरह से होगी। तो आप किसी चीज को जब आप इमेजिन करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। और एनालिसिस भी यहाँ पर ऑप्शन आपका नहीं होगा, ना आपका एक्स्ट्रापोलेशन होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, स्कैनिंग। स्कैनिंग इज योर करेक्ट आंसर, जब आपको किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की जानकारी चाहिए होती। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए 15 क्वेश्चंस लेकर आई थी। आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, और आगे मैं आपके लिए कुछ और इसी टाइप के क्वेश्चंस लेकर आऊंगी जो आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।